गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की अर्थशास्त्र की क्लास में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत के बारे में चर्चा चल रही है। अवसर लागत सिद्धांत जो कि प्रोफेसर हैबर्डर के द्वारा दिया गया था, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम 3 स्थितियों के बारे में चर्चा करने की बात कर रहे थे। फर्स्ट स्थिति आपकी स्थिर अवसर लागत की स्थिति थी कि स्थिर अवसर लागत की जब स्थिति होती है तब उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किस प्रकार से लाभ हो सकता है। इसके बाद वर्तमान अवसर लागत और ह्रासमान अवसर लागत की भी अब चर्चा करेंगे। स्थिर अवसर लागत के अंतर्गत हमने ये देखा कि जब 2 देशों में उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल कैसा है, समान है, और जब 2 देशों में उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल असमान या भिन्न भिन्न होता है, तो जब 2 देशों में उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल समान होता है तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से कोई भी लाभ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की जो लागत है वो कैसी होती है, समान होती है। इसके साथ ही दूसरी स्थिति के बारे में चर्चा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिर अवसर लागत की स्थिति के अंतर्गत जब 2 देशों में उत्पादन संभावना वक्रों का ढाल भिन्न भिन्न होता है या असमान होता है, तब क्या होता है, उस समय व्यापार करने से लाभ होता है। क्योंकि दोनों वस्तुओं की दोनों देशों में लागतें कैसी होती है, अलग अलग होती है, और इस प्रकार व्यापार करने से लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। व्यापार लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे वो आंतरिक व्यापार हो। इस प्रकार व्यापार करने का उद्देश्य जो होता है लाभ अर्जित करना ही कहलाता है, या लाभ अर्जित करना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। आज चर्चा करेंगे हम दूसरी स्थिति की। तो आप दूसरी स्थिति के अंतर्गत नाम डालिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वर्तमान अवसर लागतें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वर्तमान अवसर लागतें, इसके द्वारा हम यह स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक जगत में उत्पादन के साधनों का संयोग एक निश्चित अनुपात में नहीं रहता है। उत्पादन के जो साधन काम में लिए जाते हैं उनका अनुपात स्थिर नहीं रहता है। अगर श्रमिक सस्ते पड़ते हैं और मशीनें महंगी पड़ती है तो श्रमिकों यानी कि जिसको लेबर बोलते हैं उसको ज़्यादा काम में लिया जाता है, मशीनों की जगह, कैपिटल यानी पूंजी की जगह। अगर मशीनें सस्ती होती है श्रमिकों की अपेक्षा तो मशीनों की मात्रा ज़्यादा लगाई जाती है, श्रमिकों का अनुपात कम लिया जाता है। तो कहने का मतलब उत्पादन के जो संयोग है उन उत्पादन के साधनों का संयोग जो है निश्चित नहीं रहता है, बदलता रहता है। प्रत्येक उत्पादन के विशिष्ट एवं अविशिष्ट साधनों की आवश्यकता होती है। जब वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो कुछ साधन तो होते हैं विशिष्ट साधन, कुछ साधन कैसे होते हैं, विशिष्ट साधन, और कुछ साधन होते हैं अविशिष्ट। अविशिष्ट का मतलब जिसका जो है ज्यादा योगदान नहीं होता है। तो विशिष्ट साधन और अविशिष्ट साधनों के द्वारा ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के वह साधन जो वस्तु विशेष के उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं उन्हें विशिष्ट साधन कहा जाता है। कई बार आपके छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि विशिष्ट साधन किसे कहते हैं। तो वस्तु के उत्पादन करने के लिए आपको अब ये तो पता ही है कि वस्तु का उत्पादन के साधनों के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत वस्तु के उत्पादन के लिए कुछ साधनों को विशेष रूप में या विशेष उत्पादन के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं हम विशिष्ट साधन। विशिष्ट साधन की
उपस्थिति ही उत्पादन में बढ़ती हुई लागतों के लिए उत्तरदायी है। जब आप किसी साधन की विशेष मात्रा बढ़ाते हो तो लागतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि हम या कोई जो है हलवाई है वो मिठाई बना रहा है, अब मिठाई बना रहा है तो इसमें शक्कर भी चाहिए, अगर बेसन की बना रहा है तो बेसन भी चाहिए, साथ में अग्नि वगैरह आग वगैरह का तो वो यूज़ करेगा, पानी, और भी एक चीज़ जो है वो होती है घी की बात करते हैं, घी उस मिठाई में पड़ना है। अगर वो डालडा घी या देसी घी में से, तो देसी घी अगर यूज़ करता है और उसका वो सही मात्रा में सही जो है मात्रा उसकी लगाता है तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो देसी घी है वो विशेष साधन के रूप में प्रयुक्त होगा और उसकी कीमत भी कैसे आती है, ज़्यादा आती है। तो यही होता है बढ़ती हुई लागतों का कारण, कि जो विशेष साधन होता है उस विशेष साधन की उपस्थिति के कारण ही बढ़ती हुई लागतें जो है उत्पादन के साधनों के अंतर्गत वस्तु की जो कीमत है वो कीमत बढ़ती हुई लागतों के कारण ही बढ़ती है। जब उत्पादन में लागत वृद्धि नियम क्रियाशील होता है तब उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु के नतोदर होता है, मूल बिंदु के नतोदर। इस चित्र को हम बनाएंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस स्थिति में सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होती है वो सीमांत प्रतिस्थापन की दर कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। हमने स्थित अवसर लागत की स्थिति में सीमांत प्रतिस्थापन की दर को कैसा बताया था, समान बताया था। x वस्तु की एक मात्रा प्राप्त करने के लिए y की जो त्यागे जाने वाली मात्राएं हैं वो कैसी होती थी, समान होती थी। इसके अंतर्गत मैं आपको ऐसे ही तालिका के द्वारा बताती हूँ कि बढ़ती हुई लागतें कैसी होगी। ये x वस्तु आ गई, ये आपकी y वस्तु आ गई, और यहाँ पर आ जाएगा आपका MRSXY, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर जिसको बोलते हैं। ये आपके सहयोग करेंगे A, B, C, D और E। x वस्तु की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ जाएगी। इसके बाद y वस्तु की मात्रा यहाँ पर देखिए आप 20, 19, 17, यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर हमें 3 का अंतर करना है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, यहाँ पर 4 का अंतर करना है, तो ये हो जाएगा आपका 10। अब देखो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो बढ़ती हुई होगी। फर्स्ट में तो आपका कुछ नहीं होगा, एक वस्तु x की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें y की कितनी इकाई का त्याग करना पड़ रहा है, हमें y की 1 इकाई का त्याग करना पड़ रहा है। इसके बाद A से B संयोग के बाद B से जब C संयोग की तरफ जाता है तो एक x की मात्रा को प्राप्त करने के लिए y की 2 मात्राओं का त्याग किया जा रहा है। इसी प्रकार x की एक मात्रा के लिए 3 इकाइयों का त्याग, एक मात्रा के लिए 4 इकाइयों का त्याग, और इस प्रकार जो है तकनीकी प्रतिस्थापन की या सीमांत प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो सीमांत दर कैसी होगी, बढ़ती हुई होती है। इस प्रकार आप ये एग्जाम्पल इसके अंतर्गत दे सकते हो, ये बता सकते हो कि x की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए y की त्यागी जाने वाली मात्राएं लगातार बढ़ती चली जाती है बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत। इस स्थिति में जो वक्र होगा वो वक्र आपका कैसा होगा, मूल बिंदु के नतोदर, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होगा। देखिए इसको बनाते हैं हम, ये आपका y x है और ये आपका क्या है, x x है। यहाँ पर y वस्तु और यहाँ पर क्या हो जाएगी, x वस्तु हो जाएगी। इसमें ये जो उत्पादन संभावना वक्र है ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे नतोदर होता है। कैसे होगा, नतोदर। इसको बनाइए, इसमें नाम डालते हैं, ये
कर दिया। अगर आप दोनों दिशा का लेते तो आप ए बी भी कर सकते थे। जो मूल बिंदु की ओर नतोदर है, ए देश का व्यापार पूर्व संतुलन का बिंदु कौन सा है? ई बिंदु है, व्यापार से पहले का संतुलन बिंदु। यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, ये डॉट लगा के एक जो है यहाँ से आप स्केल करना और यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे जो कि पीपी रेखा होगी। ये घरेलू मूल्य अनुपात की रेखा है। जहां ये इसको स्पर्श कर रही है यहाँ पर हम एक वक्र बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे जो कि C1C है। C1C समुदाय उदासीनता वक्र जिसको बोलते हैं, C1C ये यहाँ पर ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। कर रहा है ई बिंदु पर स्पर्श। यहाँ पर P A1 और CIC इन तीनों का ढाल कैसा है? समान है। P1 कर लो इसको, P1 क्या है? घरेलू मूल्य अनुपात रेखा, घरेलू मूल्य अनुपात रेखा, मूल्य अनुपात करना है इसका यहाँ पर। हमारे देश के अंदर जो वस्तु की कीमत का अनुपात है वो कहलाता है घरेलू मूल्य अनुपात। ठीक है। इसके बाद CIC आपका समुदाय उदासीनता वक्र, समुदाय उदासीनता वक्र कहलाता है। और A1 जो आपने बनाया है वो आपका ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है। क्या है ये? उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको सारणी बनाई है। इस सारणी में देखो x की एक मात्रा प्राप्त करने के लिए y की त्यागी करने वाली मात्रा देखो बढ़ती कैसे जाएगी। ये आपका x है और ये yx है। यहाँ पर देखो मैं 1 2 3 4 5 ऐसे डाल देती हूँ और इधर डालेंगे अपन 5 10 15 20। ये मैंने डाल दी y वस्तु की मात्राएं। ए संयोग जो है यहाँ पर देखो x की 1 और y की कितनी है? 20 है। ये 20 यहाँ पर कर लो, इसको ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं 20 और यहाँ पर कर देते हैं 5। इससे सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर दे दो। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अगर उपभोक्ता ए से योग पर रहता है तो x की 1 और y की से कितनी मात्रा मिलेगी? 20 मात्राएं मिलती है y की। इसके बाद उपभोक्ता जो है b से योग पर जाता है तो x की 2 और y की 19। ये देखो यहाँ पर मैं इसको बनाना नहीं है आपको एग्जाम में, ऐसे मतलब ये नहीं जो मैं बता रही हूँ आपको, ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि देखो इसका जो घटती ये जो तकनीक ये सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो बढ़ती जाएगी। अभी आप देखना यहाँ पर c से योग पर जाएंगे तो x की समान मात्रा के लिए y की 17 त्याग की जा रही है। तो ये देखो यहाँ पर ये ऐसे आएगा। इसके बाद d पर जाएंगे तो x की 4 मात्राएं और y की कितनी है? 14 मात्राएं हैं। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ ये जो गैप है ये आपका ये गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर y की x की मात्रा को प्राप्त करने के लिए y की मात्राएं जो है त्यागी जा रही है। इसलिए इस स्थिति में जो उत्पादन संभावना वक्र होगा वो कैसा होगा? नतोदर होगा, ऊपर से नीचे की और
अंदर की तरफ। ये नहीं बनाना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था, आप लोगों को इतना ही बनाना है। ये व्यापार से पूर्व की स्थिति की बात है, इसको बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम वर्तमान अवसर लागत की स्थिति में दो देश ए देश और बी देश इन दोनों के मध्य व्यापार की स्थिति को चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे बढ़ती हुई अवसर लागत की स्थिति के अंतर्गत। बनाइए आप इसको। इन तीनों का ढाल कैसा है? समान है। यहाँ पर हम ए देश का बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम बी देश का। दो देश लिए ना, तो दोनों देशों का बनाएंगे इसके अंतर्गत। सबसे पहले ए देश का उत्पादन संभावना वक्र A1 है तथा बी देश का उत्पादन संभावना वक्र B1 है। सबसे पहले हम A1 देश की या ए देश की बात करते हैं और उसका उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत वही आपका x अक्ष आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये y अक्ष आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगी आपकी y वस्तु की मात्रा और यहाँ पर आ जाएगी आपकी x वस्तु की मात्रा। अपने को उत्पादन संभावना वक्र बनाना है, वो इस प्रकार बनेगा। ये आपका A1 उत्पादन संभावना वक्र ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है, जो ये स्पष्ट करता है कि ए देश जो है उत्पादन के साधनों को एक निश्चित अनुपात मात्रा के द्वारा 0A मात्रा में कपड़े का उत्पादन और 0A1 मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। यहाँ पर मैंने y वस्तु कर दिया था, x वस्तु कर दिया था, आप यहाँ पर कपड़ा और गेहूं कर दो क्योंकि हम कपड़ा और गेहूं लेके चल रहे हैं। ए देश जो है उत्पादन के साधनों को लगाता है और उत्पादन के साधन लगाकर 0A मात्रा में तो कपड़े का उत्पादन करता है और 0A1 मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है। ए देश के उत्पादन संभावना वक्र से यह भी स्पष्ट हो जाता है। अब आप देखो इस उत्पादन संभावना वक्र से ए देश जो है उसको कपड़े के उत्पादन में ज्यादा फायदा हो रहा है गेहूं की अपेक्षा। तो ए देश जो है उसको गेहूं की अपेक्षा जो है कपड़े के उत्पादन में उसकी लागत कैसी आ रही है? कम आ रही है। इसी प्रकार बी चित्र की बात करते हैं। बी चित्र में जो आपका बी देश है उसके उत्पादन संभावना वक्र की बात करते हैं। दोनों वक्रों को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो दोनों वक्रों का एक साथ ही हम स्पष्टीकरण भी करते चले जाएंगे और बनाएंगे भी चले जाएंगे। यहाँ पर आपका बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है जो कि ऐसे है। यहाँ पर आप कर दीजिए B1, क्या कर देंगे आप? B1 कर देंगे। इसको थोड़ा सा और फ्लैट बना देते हैं। ये ठीक है। बी देश जो है उत्पादन के निश्चित साधनों के द्वारा 0B मात्रा में तो कपड़े का उत्पादन करता है और 0B1 मात्रा में जो है गेहूं का उत्पादन करता है। और चित्र से स्पष्ट होता है कि बी देश को कपड़े के उत्पादन की लागत की तुलना में गेहूं में उसकी लागत कैसी आ रही है? कम आ रही है। कहने का मतलब उत्पादन के जो साधन लगाए जा रहे हैं उन उत्पादन के साधनों से बी देश को जो है गेहूं के उत्पादन में लागत कम आ रही है कपड़े की अपेक्षा। अब यहाँ पर व्यापार से
ये देखो यहाँ पर, और हम यहाँ पर डाल देंगे नाम ई बिंदु। ये व्यापार से पहले की स्थिति है, जहां घरेलू वन्य उत्पाद की रेखा पीपी उत्पादन संभावना वक्र A1 को स्पर्श करती है। इसी प्रकार चित्र बी की अगर अपन बात करते हैं तो चित्र बी में भी जो है या बी देश के अंदर उत्पादन और उपभोग का साम्य बिंदु कौन सा है? आर बिंदु है। उत्पादन व उपभोग का साम्य बिंदु आर बिंदु है। यहाँ पर हम घरेलू मूल्य अनुपात की रेखा बनाएंगे। यहाँ स्केल से आप जब रेखा बनाओगे तो ऐसे बनेगी, ये ऐसे, और इस पर आप नाम डाल देना टी नहीं, P1 P1 कर देते हैं, या P1 है। ये जहां इसको स्पर्श कर रही है यहाँ पर हमें वही समुदाय जनसंख्या वक्र बनाना है जो कि है CIC1। ये इसको कहां पर स्पर्श कर रहा है? ये तीनों B1 P1 और CIC1 वक्र जो है ये इसको स्पर्श करते हैं R बिंदु पर। कहां पर स्पर्श करेंगे? R बिंदु पर। ठीक है, यहां तक बनाओ इसको। इसके बाद बात करेंगे आगे घरेलू मूल्य अनुपात रेखा P1 उत्पादन संभावना वक्र B1 को स्पर्श कर रही है E1 बिंदु पर, R बिंदु पर, सॉरी। इसके बाद व्यापार प्रारंभ होने के पश्चात अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाएगा। व्यापार प्रारंभ होने के पश्चात अंतरराष्ट्रीय विनिमय रेखा या अंतरराष्ट्रीय व्यापार की रेखा बनाई जाएगी। तो अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात की रेखा TT बनाएंगे हम। अब TT जो आपको बनानी है वो वहां से स्पर्श करती हुई यहाँ से निकलती हुई बनाई जाएगी। इसको आप स्केल लेना है यहाँ पर, और स्केल लेके यहाँ से TT रेखा निकालना, इसको स्पर्श करते हुए। जब स्केल से बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। या आपकी क्या रेखा बन गई? TT, जो कि अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात की रेखा है। ये इसको आगे ऊपर आगे की तरफ ले जाएंगे हम इसको यहाँ पर। तो ये देखो ये नया आपका समुदाय जनसंख्या वक्र बनेगा जो कि C1 C2 होगा। ये इसको E1 बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, और ऊपर जो स्पर्श करेगा हम इसको ऐसे लेके ऊपर जो स्पर्श करेगा, ये देखो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, और ये हम यहाँ से ऐसे लेके आएंगे। इसको बनाइए, इसको T घरेलू अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात की रेखा है। इसके नाम डालेंगे हम। ये जब आप इसके से बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा। ये आपका M नाम हो गया यहाँ पर, और ये हो जाएगा L नाम, या जो है नाम डालेंगे। इसके बाद इसी प्रकार हम इस पर भी बनाएंगे, B देश पर भी। B देश पर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो जो अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात की रेखा बनाई जाएगी वो अंतरराष्ट्रीय विनिमय अनुपात की रेखा वहीं ऊपर से लेते हुए नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पर आप स्केल रखेंगे
वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इतनी मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। उसी प्रकार बी देश की बात करते हैं तो बी देश जो है टीयू मात्रा गेहूं देकर पहले टी के बराबर कपड़ा प्राप्त कर रहा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से गेहूं की टीयू मात्रा के बदले एसटी मात्रा प्राप्त करेगा, यानी कि एसटी माइनस टी आर बराबर एस आर, कपड़े की मात्रा ज्यादा प्राप्त करेगा और ए देश जो है इवन मात्रा गेहूं की ज्यादा प्राप्त करता है। अतः चित्रों से स्पष्ट होता है कि एक कदम बी देश के हम उत्पादन संभावना वक्रों के इन चित्रों से स्पष्ट होता है कि व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ज्यादा फायदा होता है घरेलू व्यापार की तुलना में। क्यों? क्योंकि वो एमई मात्रा प्राप्त कर रहा था एल के बदले, अब उतनी ही मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देगा और इसके बदले में एम इवन मात्रा प्राप्त करेगा। एम इवन माइनस एम ई, देखो तो ई इवन के बराबर जो है उसे एक्स्ट्रा लाभ होता है। इसी प्रकार बी देश को देखो एस जो है बी देश जो है टीयू मात्रा का निर्यात करके पहले आर टी के बराबर कपड़ा प्राप्त कर रहा था, अब उतनी ही मात्रा का निर्यात करके एस टी के बराबर प्राप्त करेगा। इसका मतलब एस टी में से टी आर माइनस करोगे तो आपको एस आर के बराबर अतिरिक्त लाभ की संभावना है या अतिरिक्त जो है मात्रा प्राप्त होगी। इस प्रकार सामने की स्थिति में दोनों ही देशों को ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है घरेलू व्यापार की तुलना में। इस प्रकार ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बढ़ती अवसर लागत की स्थिति के अंतर्गत ये चित्रों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आप इसमें और भी लिखना चाहो तो ये तो मैंने लाभ लिख दिया शॉर्ट में, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए देश एल एम मात्रा का मात्रा का निर्यात करके एलएम मात्रा का निर्यात करके एम ई प्राप्त करता था, जो अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार से एलएम मात्रा के बदले एम इवन मात्रा प्राप्त करेगा। इसके बाद ये लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखते हैं बी देश टीयू गेहूं का निर्यात करके आरटी कपड़ा प्राप्त करता, जबकि विदेशी व्यापार से टीयू के बदले एसटी मात्रा प्राप्त करेगा। और इसके बाद ये लिख देना कि एम ई ये वाला एस टी माइनस टी आर बराबर एस आर व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती अवसर